बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्चिड लिमिटेड एक ट्रेडिंग कंसर्न है और ईओक्यू को इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं। सवाल के डाटा को ज़रा पढ़ लीजिएगा कि क्या है। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि ईओक्यू आपको फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ ईओक्यू का फार्मूला मैंने यहाँ ज़रा टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख लिया है। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट, और उसका फिर स्क्वायर रूट लेंगे आप। अगर आपको एनुअल रिक्वायरमेंट मालूम पड़ जाए, आप अगर इसको कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएं, अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पता हो, होल्डिंग कॉस्ट पता हो, ये समझें कि तीन प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर हम इन तीन वैल्यूज़ तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद यू क्यू फाइंड आउट करना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो तो फिर सिंपल मैथमेटिक्स ही रह जाती है। इस सवाल को आप पहले तो इसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करें कि इस सवाल में एक्चुअली हो क्या रहा है। इस सवाल में हो ये रहा है कि आप सप्लायर से जो सामान ख़रीदते हैं। ये मैं ज़रा यहाँ पे इसका एक मैप बना रहा हूँ। सप्लायर से जो आप सामान ख़रीद कर लाते हो, वो सवाल आपको ये बता रहा है कि अगर आपने 100 आइटम ख़रीदे हैं तो वो पहुँचते हैं आपके पास 94। 6% जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है जी, एक तो ये बताया हुआ है इस सवाल ने आपको। अब जो आप सामान ख़रीदते हैं उसको फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास जब पीरियड स्टार्ट होता है तो कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है। जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं तो वो फिर परचेज इसमें ऐड हो जाती है, और अगर साल के एंड पे कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, वो अगर आप इसमें से माइनस कर दें तो आपके जो पास जो आंसर बचता है वो यूनिट्स आ जाते हैं जो एक्चुअली आपने सेल किए हैं, यानी सोल्ड यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है। ये कैलकुलेशन की आपको समझ होनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो जो जवाब आएगा वो यूनिट्स आएंगे जो एक्चुअली आपने सेल किए हैं। ठीक है। सेल फाइंड आउट करना इस सवाल में यूनिट्स का फाइंड आउट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सिंपली आपको ये बता दिया हुआ है कि 72,000 की आपकी एनुअल सेल है, और इसको आपने इंक्रीज़ करना है सेल्स वॉल्यूम को 25% से। तो अगर मैं सिंपली 72,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये सेल की क्वांटिटी तो बहुत आसानी से आ जाएगी। तो इसको चलें जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि 72,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1.25 से, तो यू विल गेट टू द फिगर ऑफ कि मेरे एक्चुअली सोल्ड यूनिट्स कितने होंगे। अब रह गया सवाल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि ऊपर की तीनों वैल्यूज़ ही आपको सवाल में तलाश करनी पड़ेंगी या कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली वही होता है जो आपका पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नहीं बताया हुआ, बल्कि ये बताया हुआ है कि एवरेज होल्डिंग कॉस्ट आपकी पर मंथ कितनी थी, और आपने यूनिट्स जो है वो एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट कितनी थी। ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, अब पहले तो आप ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करो जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वो क्या है कि अगर आप होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे। आप करोगे ये कि जो भी टोटल होल्डिंग कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो भी एवरेज यूनिट्स हैं उसके साथ। तो ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी ना, किसी भी पीरियड की। आपको अब इसमें से दो वैल्यूज़ मालूम है सवाल में से। एक तो आपको ये पता है कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एवरेज जो है वो 80 है, और आपको ये पता है कि होल्डिंग कॉस्ट टोटल जो है वो 5 लाख है। तो इसका मतलब मैं एवरेज यूनिट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ से यूनिट्स निकाले जा सकते हैं। आप 5 लाख को डिवाइड करेंगे जब 80,000 से, यू विल गेट टू द आंसर ऑफ 6,250। राइट। ये समझें कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर आ गया। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसको हम हमारी इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बना देंगे 6,250। अब अगला काम क्या है कि आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पता होनी चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि जी हमारे पास कुछ सेफ्टी स्टॉक भी होता है। ये देखें सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है सवाल में। दिस इज़ 2,000 यूनिट्स, और साथ में आखिरी सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा है कि एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, ये इट इंक्रीजेज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम, और सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय 25%।
तो अब इसको मैं फिगर्स में कैसे नरेट करूँगा। फिगर्स में इसकी कैलकुलेशन अब ऐसे बनेगी कि सबसे पहले तो 6250 के दो हिस्से करें ना, एक को करें आप सेफ्टी स्टॉक और बाकी अदर्स। ठीक है जी। सो सेफ्टी स्टॉक जो आपको सवाल में दिया गया है दैट इज़ 2000। ठीक है। और बाकी चूंकि मैं 6250 में से अगर निकाल दूं तो बाकी 4250 रह जाता है, राइट। अब जो सेफ्टी स्टॉक है नए पीरियड में, वो उन्होंने कहा जी वो हम चेंज कर रहे हैं, वो 2500 है। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर वो 2500 है। तो इसका मतलब जो सेफ्टी स्टॉक है वो अगले पीरियड का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक होगा वो 2500 होगा। और इस बाकी को आपने 25% से इंक्रीज करना है। तो मैं 4250 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.25 से। ठीक है जी। सो जब मैं ये मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ 5312। ठीक है। सो अब मैं इन दोनों को अगर प्लस कर लूँ तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है, एंड दैट क्लोजिंग स्टॉक इज़ 7812। सो ये 7812 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 7812। ठीक है जी। अब ये परचेज़ का फिगर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। सो ये परचेज़ अब हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़ाहिर है हम बैलेंसिंग फिगर से वर्कआउट कर सकते हैं। सो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी कि अगर आप 90,000, मैं अब यहाँ पे इसको शेड करके लिख रहा हूँ, इसको समझ लें कि इस बॉक्स में जो लिख रहा हूँ ये कैलकुलेशन है कि मैं 90,000 में से माइनस कर देता हूँ 6250 और प्लस कर देता हूँ 7812। तो आई विल गेट टू द फिगर ऑफ परचेज। ठीक है जी। सो परचेज कितनी बन रही है, 91562। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। लेकिन मसला ये है कि ये तो वो आइटम है जो आपके पास पहुंचने पे होगा। आप ऑर्डर तो इतने का प्लेस नहीं करेंगे, सप्लायर को पेमेंट भी इतने की नहीं करेंगे, क्योंकि सामान कुछ रास्ते में ज़ाया भी हो जाना है। तो ये तो वो 94% है जो कि आप तक पहुंचा है। तो अब अगर मैं इसको वर्क बैक करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना ये होगा कि इस 100 तक पहुंचना है, इस फिगर तक। तो उस 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 91562 पता है जो कि 94 है, और मुझे इसको 100 बनाना है। ठीक है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी 97406। सो 97406 एक्चुअली वो है जो मैं सप्लायर से मांग रहा हूँ, एंड दिस इज़ एक्चुअली माई एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। एक मसला हमारा हल हो गया। अब दूसरा मसला ये है कि होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाए। सो होल्डिंग कॉस्ट तो आपको उसने बता दी है ना, वो 80 बताई हुई है, लेकिन एवरेज होल्डिंग कॉस्ट इज़ 80। ठीक है जी। और इम्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट उन्होंने कहा कि वो 10% होगा, राइट। और हम चूंकि अब साल की कैलकुलेशन बना रहे हैं और ये दिस वाज पर मंथ, तो अब हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन बनेगा वो किस तरह से होगा, दैट विल बी 80 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 10% से इसने इंक्रीज़ होना है तो इसलिए मैं इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस का मतलब 10% से मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, क्योंकि मुझे साल की ये वैल्यू चाहिए। सो इट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 1056, और ये मेरी बन गई कैरिंग कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हैं या होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आखिरी मामला रह गया एंड दैट इज़ ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आप देखें यहाँ पे सवाल में, सो इट 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 गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ, इसमें से हमें फिक्स और वेरिएबल एक्चुअली अलहदा करना है। ठीक है। सो जो हमें टोटल इन्होंने दी हुई है दैट इज़ 4.5 मिलियन, राइट। और इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ 1350, राइट। तो अगर मैं इसमें से वेरिएबल कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा। सो डेफिनेटली आप 4.5 मिलियन से 1.35 को माइनस कर देंगे तो आपके वेरिएबल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है जी। और 10% से उसको आपने इंक्रीज़ करना है तो आप उसको 10% से बढ़ा लेंगे। ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन आप बनाएंगे, सो दैट विल बी लाइक आप
4.5 मिलियन, इसमें से आप माइनस करें जो फिक्स कंपोनेंट है विच इज़ 1350000, so you get to the variable component which is 3150000, राइट। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें बाय 100 तो यू गेट टू द फिगर ऑफ 31500, और इसको आप 10% से इंक्रीज कर दें सो यू विल गेट टू 34650। ठीक है जी। सो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन पूरा हो गया। तो जब हमने ये तीन फिगर्स बना ली हैं तो अब कोई बड़ा इशू नहीं है, हम इसको बड़ी इजीली ईओक्यू के फॉर्मूले में फीड कर सकते हैं। सो ये जो 100 से मैंने डिवाइड किया है ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने ऑर्डर पर आपने प्लेस किए थे, इसलिए मैंने इसको 100 से डिवाइड किया है, ताकि वन, क्योंकि हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो एक ऑर्डर की लेनी होती है ना, तो इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया था। सो दिस इज़ इट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।